नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में। अभिव्यक्ति और माध्यम एक ऐसी पुस्तक है जो हमें उन विभिन्न माध्यमों के बारे में बताती है जिनके द्वारा हम अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने मन के विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के सामने किन किन माध्यमों से व्यक्त कर सकते हैं, उन सब क्षेत्रों के बारे में, उन माध्यमों के बारे में यह पुस्तक हमें बताती है। यह पुस्तक आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक का एक परिचय आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक में क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर के यह पुस्तक लिखी गई है, तो आइए देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक परिचय। ये हम आपको बता ही चुके हैं, 11वीं 12वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में यह पुस्तक सम्मिलित है। इसके कुछ अध्याय 11वीं के लिए और कुछ अध्याय 12वीं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इकाई इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 3 इकाइयां हैं। तो पहली इकाई में जनसंचार माध्यम और लेखन। पहली इकाई में बात की गई है कि जनसंचार माध्यम क्या होते हैं और उनके लिए किस तरह लिखा जाता है, लेखन के सिद्धांत क्या हैं। इसके अंतर्गत ये जो पाठ दे रखे हैं, पहला है जनसंचार माध्यम, ये कक्षा 11वीं के लिए है। इसमें यही बताया गया है कि संचार और जनसंचार में क्या अंतर है, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, मतलब बात ये पाठ करेगा रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट, इनके बारे में। उसके बाद पत्रकारिता के विविध आयाम, पत्रकारिता क्या होती है, कैसे होती है, पत्रकारिता के मूलभूत नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में ये बात करेगी। ये भी कक्षा 11वीं के लिए निर्धारित है। तीसरा इसमें पाठ है इकाई 1 में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जो बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, इंटरनेट है, इन माध्यमों के लिए जब हम लिखेंगे तो वह लेखन एक तरह से ही नहीं होता है। प्रत्येक माध्यम के लिए लेखन के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग शैली होती है। तो विभिन्न माध्यमों के लिए किस तरह से लिखा जाता है, तीसरे पाठ में ये बात की गई है। चौथा पाठ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। कक्षा 12वीं के लिए यह पाठ है पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन कैसा होता है, पत्रकार जिस लेखन को करते हैं उस लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं, उसका स्वरूप क्या होता है और उसे लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। 5वें में विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। सामान्य लेखन से हटकर जब भी कोई कुछ लिखता है तो उसे विशेष लेखन कहा जाता है। अब उसका स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है, कक्षा 12वीं के लिए भी यह अध्याय निर्धारित किया गया है। इसके बाद इकाई 2। अब आप देखिए, पहली इकाई में आपने देखा जनसंचार माध्यम और लेखन। दूसरी इकाई सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन क्या है कि कोई भी नई चीज कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से आप प्रस्तुत करते हैं तो उस लेखन को सृजनात्मक लेखन आप कहेंगे। जनसंचार माध्यम में तो आपने पहले से ही बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उन्हीं को लगातार आगे बढ़ाना है। लेकिन सृजनात्मक लेखन में आप कुछ नया करते हैं। वो कविता के माध्यम से हो सकता है, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से भी हो सकता है। तो दूसरी इकाई में सृजनात्मक लेखन पर विशेष रूप से बात की गई है। इसमें क्या क्या है, जैसे 6वां अध्याय दिया है कैसे बनती है कविता। कविता जो है उसे यदि हम लिखें तो वह कैसे लिखी जाएगी, उसमें कौन कौन सी मूलभूत बातें हमें याद रखनी होंगी, उसमें विचार कैसे दिमाग में आता है, कैसे वह विचार कल्पना मिश्रित होकर के
एक आकार प्रकार ग्रहण करता है, उसमें कैसे भाषा का हम इस्तेमाल करें, कैसे शैलियों का इस्तेमाल करें, कैसे उसमें अलंकार उपयोग में लाएं, तो उन सब चीज़ों पे ये 6वां पाठ बात करता है। कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित है कैसे बनती है कविता। 7वां पाठ देखिए, नाटक लिखने का व्याकरण। ये भी कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित है कि जब भी हम नाटक लिखते हैं तो नाटक लेखन की मूलभूत बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। कहानी और नाटक में अंतर क्या है, यह विधा कैसे अन्य विधाओं की तुलना में ज़्यादा जीवंत है, ये मंचीय विधा है, इन सब चीज़ों के बारे में इस 7वें पाठ में बात की गई है। 8वां है कैसे लिखें कहानी। कहानी जब हम लिखें तो उस कहानी लिखने के दौरान किस किस तरह की चीज़ें हमारे ध्यान में रहें। कहानी जब हम लिखते हैं तो उस कहानी में कोई विचार कैसे कहानी का रूप लेता है, उसमें संवाद शामिल होते हैं, कथोपकथन क्या है, पात्रों का चित्रण कैसे किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम कहानी लिखने बैठते हैं तो मूल चीज़ें, मूलभूत बातें जो हैं वो इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया गया है। कक्षा 12वीं के लिए है ये भी। और 9वां अध्याय इसमें है डायरी लिखने की कला। ये एक अलग विधा है, डायरी लिखने की कला। आपने देखा होगा डायरियां आती हैं, बाजार में मिलती हैं, हम भी बहुत बार डायरियां खरीद के लाते हैं। कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि उसका मूल उद्देश्य रफ वर्क करना नहीं होता, या किसी चीज़ को लिख लिख करके संग्रह करना उसका मूल उद्देश्य नहीं होता। डायरी का मूल उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन में बीत रहे प्रत्येक क्षण को उसमें दर्ज करने की इच्छा रखें। आप एक क्षण को नहीं दर्ज कर सकते, एक घंटे को नहीं कर सकते, एक दिन को करिए। एक दिन को नहीं कर सकते तो उस विशेष दिन को करिए जिसमें कुछ खास घटा है। तो ये जो डायरी लेखन है ये हमें सिखाता है कि किसी डायरी का हम कैसे उपयोग करें और डायरी लिखने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन के किस अंश को डायरी में दर्ज किया जा सकता है, इस सब के बारे में बात करता है डायरी लेखन। इसके बाद कथा पटकथा। डायरी लेखन भी कक्षा 11वीं के लिए था और कथा पटकथा भी कक्षा 11वीं के लिए निर्धारित है। कथा पटकथा का क्या मतलब है, कोई कहानी है और उसे पर्दे की कथा बनाना है। पर्दे की कथा से तात्पर्य कि उसे पर्दे पे दिखाया जा सके, उस पर कोई नाटक बनाया जा सके, उस पर कोई फिल्म बनाई जा सके, तो ये चीज़ है पटकथा। किसी कथा को पटकथा में हम कैसे बदले, कथा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे लिखे कहानी। अब पढ़ना है कि कथा को पटकथा में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में। तो दोनों चीज़ें स्पष्ट होंगी। कथा और पटकथा में जो मूलभूत अंतर है वो भी यह पाठ, यह अध्याय स्पष्ट करेगा। अगला है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। कोई कहानी है उसको हमें नाटक में बदलना है। नाटक जो है मूल रूप में कोई कहानी ही होता है, पर उस कहानी को संवादों के माध्यम से दर्शकों के सामने रंगमंच पर जब प्रस्तुत किया जाता है तो फिर वो कहानी का रूप ना होकर के फिर नाटक बन जाता है। तो कोई कहानी है उसको हम कैसे नाटक में परिवर्तित करेंगे, उसके नियम क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उन सब को लेकर के ये अध्याय रखा गया है। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कक्षा 12वीं के लिए है ये। 12वां अध्याय बात करता है रेडियो नाटक के बारे में, कैसे बनता है रेडियो नाटक। अब एक नाटक तो है जो मंच पर खेला जाता है, जिसे उस विधा को हम थिएटर भी कहते हैं। एक नाटक होता है जो रेडियो पर खेला नहीं जाता, केवल उसके बारे में बात की जाती है, उसके संवाद बोले जाते हैं और उसमें सामान्य नाटक की तुलना में कुछ विशेष बातें होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। जैसे ध्वनि और प्रकाश। ध्वनि मूल रूप से इसमें काम करती है, प्रकाश की इसमें आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है वो आपके
जो मूल नाटक होता है उसमें काम करता है, रंगमंचीय नाटक जो होता है उसमें काम करता है प्रकाश, लेकिन रेडियो नाटक में मूल जो है वो संवाद और ध्वनि है। इनके माध्यम से ही हमें पूरी कथा को और रोचक बनाते हुए अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो 12वां अध्याय बात करता है रेडियो नाटक कैसे बनता है। इसके बारे में कक्षा 12वीं के लिए यह पाठ निर्धारित है। और 13वां अध्याय नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अब तक हम किस तरह का लेखन करते आ रहे हैं? अब तक तो जो हमें बता दिया जाता है कि भाई आपको ये निबंध लिखना है, आपको ये करना है, आपको इस तरह की बात लिखनी है, तो आमतौर पे वो बातें पहले लिखी हुई होती हैं, उन्हीं को हमें रटना होता है, उन्हीं को समझना होता है और अपने हिसाब से लिख देना होता है। लेकिन अब है अप्रत्याशित लेखन। अप्रत्याशित से तात्पर्य है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, आशा भी नहीं की कि यह भी आ सकता है। जैसे मेरे मोहल्ले का टूटा मकान, मान लीजिए ये शीर्षक आ गया, तो इस पे तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लिखने के लिए इस तरह का भी कोई टॉपिक आपको दिया जा सकता है। मान लीजिए ये आ जाए कि खेत में खड़ा हुआ नीम का पेड़, तो ये अप्रत्याशित विषय हैं जिन पे हमें लेखन करना है। तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय हम क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान ना रखें, उन चीज़ों पर बात करता है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पाठ 13वां। ये कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही शुरू हो जाती है इकाई 3। इकाई 3 व्यवहारिक लेखन की बात करती है। सबसे पहले जनसंचार माध्यम और उनका लेखन, उसके बाद सृजनात्मक लेखन, और तीसरी यूनिट है व्यवहारिक लेखन। जो व्यवहारिक लेखन है, अब तक हमने जो कुछ किया तो उसको व्यवहार में कैसे लाएं, हमें दूसरों से काम पड़ता है, कैसे उस काम को करवाएं, कैसे पत्र व्यवहार किया जाता है, सरकारी पत्र और गैर सरकारी पत्र, इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है, उन सब को लेकर के व्यवहारिक लेखन नाम से ये यूनिट रखी गई है। इसमें 14वां जो अध्याय है वो बात करता है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया की। कार्यालय लेखन क्या है? आपने किसी कार्यालय में कोई अर्जी लगाई, कोई पत्र भेजा, उस पत्र पर कैसे कैसे कार्यवाहियां होती हैं, एक मेज से दूसरी, तीसरी, चौथी मेज से होता हुआ कैसे वो पत्र बड़े साहब तक पहुंचता है और कैसे बड़े साहब उसको मार्क करके वापस उस व्यक्ति तक भेजते हैं जिस व्यक्ति ने उस पत्र को भेजा है। तो ये कार्यालय लेखन प्रक्रिया कैसे चलती है उसके बारे में ये अध्याय है। कक्षा 11वीं के लिए ये रखा गया है। और अगला है स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। स्ववृत्त कैसे लिखा जाता है? हम रिज्यूम जो लिखते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी संस्था में हम काम करने के लिए अपना स्ववृत्त लिखते हैं। और स्ववृत्त लिखते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए, कौन सी नहीं लिखनी चाहिए, स्ववृत्त लेखन करते समय हम क्या ध्यान रखें, इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया गया है अध्याय 15 में। और साथ ही रोजगार संबंधी आवेदन जब हम करते हैं तो वह आवेदन कैसे किया जाए, उसमें स्ववृत्त को कैसे सम्मिलित किया जाए, ये बातें उसमें कही गई हैं। अगला है 16वां कोश एक परिचय। कोश से तात्पर्य शब्दकोश से, शब्दकोश है, साहित्य कोश, विश्वकोश, इस तरह की जो संदर्भ ग्रंथ हैं, उन संदर्भ ग्रंथों के बारे में एक परिचय प्रस्तुत किया गया है। उन संदर्भ ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए, उन संदर्भ ग्रंथों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सब के बारे में हमारा 16वां अध्याय बात करता है, कोश एक परिचय। तो प्यारे साथियों, ये अभिव्यक्ति और माध्यम में अब हम आगे से एक एक अध्याय के बारे में विस्तार से बात करते हुए आपके बीच आते रहेंगे। आज इतना ही ये हमने प्रस्तुत किया था, अभिव्यक्ति और माध्यम का एक परिचय। अब हम प्रत्येक पाठ को अच्छी प्रकार से तैयार करके आपके बीच लेकर आएंगे। आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि लगातार आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और जल्दी ही आने के वादे के साथ आप सभी को नमस्कार।